हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एडू तक। आज जो हम लोग हैं लूसेंट की जो सीरीज चल रही है हमारे चैनल एडू तक पे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग है गुप्त वंश तक जो है कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ऐसा कोशिश रहेगा, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। बाकी 3-4 टॉपिक जो है कवर अप इस वीडियो में करवाया ही जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी। तो 1-2 वीडियोज़ और आएंगे और इसमें जो हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होने वाला है जल्द ही। इसके बाद जो इस वीडियो के बाद जो फिर एस के झा सर वाली जो सामान्य विज्ञान की बुक है उसी की सीरीज आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर भी करें, और अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। जहाँ भी आपको कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट जो है मौर्य वंश तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज जो हम लोग है ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए क्या क्या है इसमें जो हम लोग बेसिकली शुंग और कण्व राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्राह्मण साम्राज्य थे ये दोनों, शुंग और कण्व राजवंश। तो आइए देखिए क्या क्या है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई थी। ब्राह्मण जाति का था। किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। कहाँ पे की थी? शुंग शासकों ने जो है अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। और ये शुंग वंशज जो थे वो कौन थे? ब्राह्मण जाति के थे। इंडो यूनानी मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने जो है इंडो यूनानी मिनांडर को जो है वो पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो ये क्वेश्चन आता है, पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ 2 बार करवाए थे। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया, और इनके जो कह सकते हैं पंडित जो थे वो कौन थे? पतंजलि थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत में जो स्तूप है उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है वो करवाया गया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, और इस वंश का अगर अंतिम शासक देखें तो देवभूति था, जिसकी हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में वसुदेव के द्वारा ने कर दी थी, और मगध पर जो है कण्व वंश की नींव डाली थी। तो वसुदेव के द्वारा जो है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में कर दी गई थी, और मगध पर जो है नई राजवंश की नींव पड़ी, जिसे जो है कण्व वंश कहा जाता है। और इस वंश की नींव किसने रखा था? वसुदेव ने, जिसने जो है देवभूति की हत्या की थी। कण्व वंश का अंतिम राजा जो देखें तो सुशर्मा था। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। स्थापना जो है वो वसुदेव के द्वारा होती है कण्व वंश की, और अंतिम राजा जो है आपका वो सुशर्मा था। आइए अब हम लोग जो है सातवाहन वंश के बारे में देखिए क्या क्या है। सातवाहन वंश, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में जो है सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो जो है सुशर्मा की हत्या किसके द्वारा की जाती है? सुशर्मा जो वही आपका जो कण्व वंश का अंतिम शासक है उसकी हत्या जो है कि सिमुक के द्वारा कर दी जाती है। और सिमुक ने जो है 60 ईसा पूर्व में किस वंश की नींव रखी? सातवाहन वंश की जो है वो नींव रखी। सातवाहन जो है आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित किया। और इन लोगों की जो है सातवाहन वंशों की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? प्रतिष्ठान में थी, जो गोदावरी नदी के किनारे है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में है। प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। आगे देखिए क्या है। सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी, इतने जो थे वो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। फिर से एक बार देखिए, सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातकर्णी के द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया और 1 राजसूय यज्ञ करवाया गया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। दोनों जो थे वो सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। कौन कौन? हाल और गुणाढ़। हाल ने तथा गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। और हाल ने जो है और हाल और गुणाढ़ दोनों ने मिलकर जो है बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। हाल के बारे में कहा जा रहा है गाथा सप्तशती, और हाल ने जो है गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की भी जो है वो रचना की थी। आइए आगे देखें। तो सातवाहन ने जो है चांदी, तांबे, शीशा, सर्वाधिक शीशा का ही, और पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन ने जो है इतने सारे कह सकते हैं तत्व के मुद्राओं का प्रचलन किया था। उसमें अगर सबसे सर्वाधिक देखें तो शीशा का था। कौन कौन सा था? चांदी, तांबा, शीशा, पोटीन और कांसे। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। उसमें रोम से जो है वो शीशा मंगवाया जाता था सातवाहन को सिक्के ढालने के लिए।
ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दिया जाता था उसका जो इस प्रथा का जो है आरंभ सबसे पहले सातवाहन शासकों के द्वारा ही किया गया था। भूमि दान का जो है सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। और यह किस अभिलेख में मिलता है? नानाघाट अभिलेख में जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की बात कही गई है और सर्वप्रथम जो है सातवाहन शासकों के द्वारा जो है ब्राह्मणों को भूमि जो है वो दान में दिया गया था, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। और अश्वमेध यज्ञ में जो है पूरा गांव जो है वो दान में दे दिया जाता है। किनको दे दिया जाता है? ब्राह्मणों को। आगे देखिए, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी एवं लिपि जो थी वो कौन थी? ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। सातवाहनों में जो हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। बेसिकली कह सकते हैं कि मातृसत्तात्मक जो थी उसमें प्रथा थी सातवाहनों में, जो कम देखने को मिला है इतिहास में। तो सातवाहनों के समय जो है वो मातृसत्तात्मक जो थी वो आपकी मातृसत्तात्मक प्रथा थी। और वहाँ हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें जो है बेसिकली जो है राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की जो थी वो प्रथा थी। जैसे आपको गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, ये सब जो है वो महिला के नाम से संबंधित आपको लग रहा है। जैसे गौतमी के पुत्र आपके गौतमी पुत्र होंगे, वशिष्ठी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र हो गए। तो बेसिकली जो था वो मातृसत्तात्मक जो थी वो समाज थी। लेकिन सातवाहन राजकुल जो था पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। तो नाम के चलन से ऐसा लग रहा है कि मातृतंत्रात्मक था, लेकिन जो है आपका जो समाज का जो ढांचा था वो बेसिकली पितृसत्तात्मक ही था, क्योंकि सिंहासन पर जो था सिंहासन का उत्तराधिकारी राज सिंहासन का वो पुत्र ही होता था। तो यह भी आपको क्लियर कर दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पितृसत्तात्मक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपको मातृसत्तात्मक देखने को मिलती है, बट यहाँ पे जो है पितृसत्तात्मक है। सातवाहन शासकों ने जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। सातवाहन शासकों ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम एक गौलमिक नामक जो है कह सकते एक बार शासन करने वालों को सौंपा, जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो था वो प्रशासन को संभालते थे। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें जो है 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। तो एक गौलमिक में देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको, कि सैनिक एक टुकड़ी छोटा सा होता था जिसके वो प्रधान होते थे, जिसको गौलमिक कहा जाता था। और इसमें टोटली जो 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य, अजंता में एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास है। और ये सब जो है उनकी प्रमुख स्थापत्य कृतियां हैं। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक जो हैं वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। और दक्षिणापथ के स्वामी जो हैं वो कौन कहे जाते हैं? सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था। कौन सा? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है एक धरणीकोट नामक स्थान, जो सातवाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था। यह अमरावती के निकट था। कहाँ पे था? यह अमरावती के निकट था। यह कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा। और यह कुछ कालों तक जो था वो सातवाहनों की क्या रही? राजधानी रही। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। और इस नगर की प्रसिद्धि का कारण जो है इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी का होना था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। और ये सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की जो थी वो सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग जो थे वो गुजरते थे। महासंधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में भी समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। और वहाँ के व्यापारियों ने जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, उन्होंने अनेक स्तूपों एवं बौद्ध स्मारकों का जो है वो निर्माण करवाया था। आगे देखिए कुछ नोट सेक्शन है कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। दोनों को एक तरह से कहते हैं कनेक्टिविटी का काम जो है वो किस राजवंश के शासक ने किया था? सातवाहन राज्य के शासक ने। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है? चेदी राजवंश। जो कलिंग क्या है? चेदी राजवंश, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे क्या है। तो अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, मगध साम्राज्य का जो सम्राट था अशोक, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब संभवतः जो है यहाँ पे कलिंग में जो है वो चेदी राजवंश का उदय होता है। इसकी जानकारी जो है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसी से जो है इसकी जानकारी मिलती है।
खारवेल इस वंश के एक प्रतापी राजा थे, और खारवेल जो थे वो क्या थे, इस वंश के एक प्रतापी राजा थे। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जो है जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का जो है वो निर्माण करवाया था। तो जैन धर्म का अनुयायी कौन था, खारवेल था, और इसने जो जैन मुनियों के लिए उदयगिरी में की पहाड़ी में जो गुफा का निर्माण उनको रहने के लिए करवाया था। आपका नेक्स्ट टॉपिक है भारत के यवन राज्य। तो हम लोग जो है भारत के यवन राज्य के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें आपका देखिए पहला है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो विदेशी आक्रमणकारियों के कैसे कैसे क्रम है, सबसे पहले हिंदू यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है क्रोनोलॉजी में सबसे पहले हिंदू यूनानी के बारे में पढ़ेंगे, फिर शक के, फिर पहलव, फिर कुषाण के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। मतलब जैसा था वैसा ही रहा, कोई जो है जो कह सकते हैं कि मतलब वो भी अच्छा शासक था जो अपने साम्राज्य को जो है वो जहाँ तक बना हुआ था वहाँ उसको बनाए रखा, उसको कम ना होने दिया, किसी दूसरे को जो है अपने देश पे राज करने के लिए नहीं आने दिया। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए, और जब एंटियोकस द्वितीय आता है तो वो कमजोर शासक कह सकते हैं था, जिसके वजह से जो है कई सारे प्रांत जो थे वो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, मतलब उनके जो है छिन गए उनके हाथ से। फिर आगे देखिए, तो बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। कौन कौन से राजाओं ने जो है बैक्टीरिया पर शासन किया, डियोडोटस प्रथम, फिर डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मेनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किडस तथा हर्मिग्स। भारत पर सबसे पहले अगर आक्रमण का देखें तो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण है बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंधु के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। कहाँ कहाँ, अब उस टाइम जो है भारत पाकिस्तान एक ही हुआ करता था अफगानिस्तान तक, तो अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर जो है वो अधिकार कर लिया गया था। किसके द्वारा, डेमेट्रियस के द्वारा, जो बैक्टीरिया का शासक था। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। शाकल को जो है इसके द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई है। इसे ही हिंदू यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया, और इसको जो है हिंदू यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मेनांडर, जो 165 से 145 ईसा पूर्व तक उसका शासन था हुआ। सबसे ज़्यादा जो है विख्यात जो कह सकते हैं वो हिंदू यूनानी शासकों में मेनांडर ही हुआ। इसकी राजधानी जो है शाकल, आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और उसकी भी राजधानी जो थी वो शाकल ही थी, जो आधुनिक सियालकोट नामक जगह को शाकल कहा जाता था, जो शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मेनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नागसेन जो नागार्जुन के थे उनसे जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली मेनांडर ने। मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न तथा मिलिंद प्रश्न है। क्या है, फिर से सुनिए, मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा जो उत्तर दिए गए थे वो एक पुस्तक के रूप में जो है संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। आगे देखिए, हिंदू यूनानी भारत, एक सेकंड, आगे देखिए, तो हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। हिंदू यूनानी शासक पहले ऐसे शासक थे, भारत के पहले ऐसे शासक हुए जिनके जारी किए हुए सिक्के में ऐसा अंक चित्रण कुछ भी देखने को ऐसा मिलता है जिससे आप जो है डिफाइन कर सकते हो कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। हर राजा के कुछ न कुछ जो है वो आइडेंटिटी मार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं। भारत के सबसे पहले हिंदू यूनानी ने में जो है सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि भारत में जो है सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किए थे, तो हिंदू यूनानी ने जो है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के को जारी किए थे। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान के प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। फिर से सुनिए, हिंदू यूनानी शासकों ने जो है भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। उनकी जो यूनान की जो प्राचीन कला थी उनको कहाँ पे चलाया गया, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। भारत की जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में है वहाँ पर जो है यूनानियों की जो सबसे प्राचीन कला थी उसको चलाई गई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गांधार कला जो है इसका उत्तम उदाहरण है। कुछ नोट सेक्शन है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया।
ईरानियों ने जो है पर्दे का प्रचलन और प्रारंभ कर जो है भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों ने की देन थी, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये पर्दा जो थी यूनानियों की देन थी, इसलिए उस पर्दे का क्या नाम रखा गया? यवनिका। आगे देखिए, हम लोग अब शक के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरे विदेशी आक्रमणकारी हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनानी के बाद जो है वो यूनानियों के बाद शक आते हैं। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। कहाँ थी? शकों की टोटल 5 शाखाएं थी जो और हर शाखा की जो राजधानी है भारत और अफगानिस्तान में जो है फैला हुआ था अलग अलग भागों में। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मुऔ थे। कौन थे? प्रथम शक राजा कौन थे? मुऔ थे। और शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे और बेसिकली चारागाह के खोज में जो है वो भारत आ जाते हैं। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था। कब? 58 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने जो है शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और उस राजा ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। तो बेसिकली जो है शकों को कैसे भगाया गया आपने देख लिया कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा जो है उनको 58 ईसा पूर्व में जो है पराजित करते हैं और खदेड़ देते हैं और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि से जो है वो धारण करते हैं। शकों के विजय के उपलक्ष्य में ही जो है 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास के में 14 तक पहुंच गई। और उसी समय से जो है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है विक्रमादित्य की उपाधि ली गई। तो उसी समय से जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो कह सकते हैं कि लोकप्रिय बनी और टोटल 14 राजाओं ने जो है इसको ग्रहण किया, धारण किया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। और गुप्त सम्राट, गुप्त वंश के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो सबसे अधिक विख्यात कह सकते हैं विक्रमादित्य हुआ था। शकों की एक अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। शकों की एक अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक जो है वो शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। गुजरात में जो समुद्री व्यापार चल रही थी उसे यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में जो चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का अगर सबसे प्रतापी शासक देखें तो रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन अगर देखें तो 133 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। मौर्यों द्वारा निर्मित था सुदर्शन झील, जिसको जो है इसने क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था, मतलब फिर से जो है उसकी मरम्मत वगैरह कर सकते हैं। वो किसके द्वारा किया गया था? शकों के द्वारा किया गया था, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम, जिसके द्वारा जो है ये किया गया था। आगे देखिए क्या है, तो रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया, जिसे गिरनार अभिलेख कहते हैं। तो टोटल जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गई है, क्योंकि वो क्या था? जो है संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित हैं। तो रुद्रदामन ने जो गिरनार अभिलेख लिखा है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इससे पहले के जितने भी अभिलेख जारी हुए कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में जो है शक राजा खुद को क्या कहा करते थे? क्षत्रप कहा करते थे। फिर आइए पर्शियाई या पहलव राजवंश के बारे में देखिए नोट सेक्शन में। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पर्शियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। शकों का जब आधिपत्य खत्म हो जाता है तो शकों के आधिपत्य के बाद मतलब जब वो उनका पतन हो जाता है तब पर्शियाई लोगों का जो है वो आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पर्शियाई राजा अगर देखें तो गोंडोफर्निस थे। फिर से सुनिए, गोंडोफर्निस। सबसे प्रसिद्ध जो है पर्शियाई राजा कौन थे? गोंडोफर्निस थे। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट टॉमस जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत किसके शासनकाल में आया था? तो गोंडोफर्निस के शासनकाल में आया था। और गोंडोफर्निस कौन था? पहलव राजवंश का राजा था। पर्शियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ पे था? ईरान में था। पर्शियाई लोगों का मूल स्थान आपका ईरान में था। आइए अब देखिए नेक्स्ट आपका कुषाण राजवंश है, तो इसके बारे में आइए देखते हैं क्या क्या है।
तो पहलव के बाद जो है कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। तो कुषाण को जो है यूची एवं तोखरी भी कहलाता है। ये कब आते हैं? पहलव के बाद। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। यूची नामक कबीला जो है 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल के कौन थे? कुषाण थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे, और इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुजुल कटफिसेस। इस वंश का अगर सबसे प्रतापी राजा देखें तो कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा आपका कौन था? कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, और इनकी राजधानी जो है वो कहाँ थी? पुरुषपुर एवं पेशावर। कुषाणों की पुरुषपुर जिसको पेशावर भी कहते थे। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मथुरा में हुआ करती थी कुषाणों की द्वितीय राजधानी। पहली कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया। कनिष्क के द्वारा जो है एक संवत चलाया गया, कब? 78 ईस्वी में, जिसको क्या नाम दिया गया? शक संवत, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जिसे भारत सरकार द्वारा जो है प्रयोग में भी लाया जाता है। किसके द्वारा ये चालू किया गया था? कनिष्क के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट बौद्ध धर्म की नेक्स्ट देखिए बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडनवल कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति है वो कनिष्क के शासनकाल में ही होती है। कहाँ पे होती है? कश्मीर के कुंडल वन में, और इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र के द्वारा की जाती है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, और कनिष्क जो था वो कौन था? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था, और चीनी जनरल पेन चाओ ने जो है वो कनिष्क को क्या किया था? हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता जो है गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। तो बेहद मतलब शुद्ध जो कह सकते हैं सिक्का, वो कुषाण शासकों ने ही जो है वो जारी की थी, जिनकी शुद्धता जो है गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी, मतलब काफ़ी अच्छी थी। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। फिर लिखा हुआ यहाँ पे नोट सेक्शन में कि कुषाणों ने जो है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है वो जारी किए। कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, और उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में जो है कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जो है वो जारी किया था। आगे देखिए तो कनिष्क का राजवैद्य चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। कौन था? कनिष्क का राजवैद्य चरक जो था वो आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की थी। तो चरक संहिता जो है वो किसकी रचना है? चरक की रचना है, जो कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक संहिता में जो है 8 भाग एवं 120 अध्याय है। टोटल 8 भाग हैं और 120 अध्याय है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जो है विश्वकोश कहलाता है, और यह जो है वो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं, और महाविभास सूत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? आपके वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म के विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र को। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसको कहा जाता है? चरक संहिता को। और बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास को, जिसके रचयिता कौन है? वसुमित्र हैं। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो बौद्ध धर्म का रामायण जिसे कहते हैं बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई है? अश्वघोष के द्वारा जो है वो की गई है। आगे देखिए तो वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। ये सब भी जो है वो कनिष्क के दरबार में क्या थे? सुशोभित थे, विभूति थे, रहा करते थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, जिसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? माध्यमिक सूत्र है, नागार्जुन की पुस्तक, और इनको जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इस पुस्तक में क्या खासियत है कि इसमें भी जो है नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कनिष्क की मृत्यु जो है 102 ईस्वी में हो जाती है। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो है वो वसुदेव था, और कुषाण वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन था? वसुदेव था। कुछ नोट सेक्शन देखिए तो कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण में जितने भी राजा हुए क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि जो है कुषाणों ने चीनियों से ली थी, और यह उपाधि जो है कुषाणों ने किससे ली थी? चीनियों से। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली का जो विकास है वो कनिष्क के शासनकाल में होता है। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, और मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। विशेष सुनिए, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है।
गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है, और गंधार कला के लिए जो सबसे जगह प्रसिद्ध है वो कौन सा है, तक्षशिला। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में जो है सबसे प्रसिद्ध कुषाण ही थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, और इनके साम्राज्य में जो है मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था, और रेशम मार्ग का प्रारंभ जो है किसके द्वारा करवाया गया था, कनिष्क के द्वारा जो है वो करवाया गया था। नोट सेक्शन देखिए कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, और रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो सबसे पहले कहाँ पर होता है, चीन में होता है। मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण करता था, और मथुरा जो है वो शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का जो है वो क्या करता था, निर्माण करता था। आगे देखिए फिर क्या है, एक लाइन और है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में जो है सबसे अधिक जो है विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, और इसी काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा, उससे पहले जो बुद्ध भगवान की जो थी वो बैठे हुए प्रतिमा का जो है वो निर्माण होता था, तो इसी समय से बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अब आइए हम लोग संगम युग के बारे में पढ़ते हैं। हमारा संगम युग के बारे में अब जो है नेक्स्ट सेक्शन है, तो इसी को फटाफट देखिए क्या क्या है इसमें। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। फिर से सुनिए, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध क्रोनोलॉजी से जो इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र थे। क्या थे, तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था। फिर से सुनिए, प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। आइए देखिए, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। परंपरा के अनुसार जो है अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। इसमें जो संकलित साहित्य उसको ही जो है संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। कुछ नोट सेक्शन है। संगम साहित्य का संग्रह जो है लगभग 300 ईसा पूर्व में से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमियों में किया गया था। तो काफ़ी लंबा समय तक चला था। देखिए, संगम साहित्य का जो संग्रह है वो लगभग 300 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 300 ईस्वी तक जो है तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्यों का विभाजन 3 भागों में किया गया है। एक है पत्थुपातु, इत्थुथौके और पादिनेन किलकुंकु। तो अजीबोगरीब नाम है इसका। संगम साहित्य का विभाजन जो है 3 भागों में किया गया। आप लोग भी देख लीजिए एक बार, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। आगे देखिए, तो तिरुवल्लुर कृत कुरालू तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। तमिल साहित्य का जो है आधारभूत ग्रंथ कौन बताया जाता है, तिरुवल्लुर कृत कुराल तिरुवल्लुर कृत जो है कुराल। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। और इसके विषय जो है त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार जो है प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुचंगम कहा जाता था। 3 संगम ये थे, प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्य संगम, दूसरा संगम एवं अंतिम संगम, तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। और इतिहासकार जो है पहले 2 संगम को जो है पौराणिक मानते हैं और तीसरे संगम काल को जो है वो संगम काल को ही संगम काल मानते हैं। कुछ यहाँ पे जो है आपके नोट सेक्शन में है कि प्रथम संगम काल कब होता है। तो ये सब जो है सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, कम ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं एक बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो कह सकते हैं सेक्शन वो नहीं है, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। संगम काल के बारे में जो है विवरण देने वाले अन्य स्रोत यहाँ पे दिए गए हैं, तो किसी स्रोत से विवरण मिला है वो आपको दिया गया है। आगे देखिए, तो इलांगो जो है, इलांगो कृत शिलापादिकाराम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन में के जो है कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। नेक्स्ट आपका है कि
मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलेस्तार ने मणिक मैकले की रचना की है। शीतलेस्तार ने किसकी रचना की है? मणिक मैकले की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसके राजकुमार उदय कुमार एवं मणिक मैकले हैं। एवं नर्तकी जो है वो कौन है? माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक जो है वो क्या है? दृढ़नाथ की कीर्ति न्याय प्रवेश पर आधारित है। तो ये सब आप स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब जो है बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो मैं भी जो है इसको स्किप करते जाऊंगी। एक ये जो है तोल्काप्पियम, ये आता है तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई, जिसमें जो है तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। ये आपका है जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्क देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक्क देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। यहाँ देखिए तो रामकथा के अनेक तमिल संस्करण है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। कौन सा है? इरामावतारम जो है वो सबसे प्रसिद्ध कंबन है। आगे देखिए क्या है? संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश की 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। संगम साहित्य में जो है हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का जो है वो विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। फिर से देखिए, उत्तर पूर्व दिशा में जो है चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था, और इसका जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पत्तिनपालय में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। आगे देखिए तो संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में बेन्नी युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा वेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरेयूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुंद पादे में कारिकल को संगीत के शब्द स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। आगे देखिए तो संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांतों में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हैं उदय जिरल, नेंदु जिरल, आदन एवं सेनगुट्टुवुन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। आगे देखिए तो संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं ने नेंडू जेलियन सबसे शक्तिशाली था। पांड्य राजाओं में जो नेंडू जेलियन है, जो लगभग 210 ईस्वी में जो है शासन करता है, वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। पांड्यों का जो है पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। किसके लिए? मोतियों के लिए प्रसिद्ध जो है पांडवों के राज्य को बताया गया था। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। नल्लिवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था, और अंतिम ज्ञात पांड्य शासक कौन है? नल्लिवकोडन। आगे देखिए तो संगम युग में जो है राज्य को मंडल कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी, जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को जो है क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। राजा की जो न्यायालय थी, जहाँ पे न्याय होती थी राजा के द्वारा, उसको मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध में मृत्युदंड दिया जाता था और झूठी गवाही देने पर जीभ काट लिया जाता था।
भूमिकर, नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी, और व्यापारियों के द्वारा जो है सीमा शुल्क एवं चुंगी, जिसे टैक्स कहते हैं, वो क्या की जाती थी, वसूल की जाती थी। आगे देख सकते हैं क्या है, थोड़ा सा धुंधला है, मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। तो कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। क्या था, अरिकमेडु जो था वो चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। वो कहाँ स्थित है, कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण। इस बंदरगाह से जो है रोम के साथ व्यापार होता था। किससे, रोम के साथ व्यापार जो है अरिकमेडु बंदरगाह से होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिपल्स में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। आगे कुछ नोट सेक्शन है कि संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। तमिल देश का अगर प्राचीन देवता देखें तो उनका नाम मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में जो है स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। किसका अस्त्र, उसका अस्त्र जो था वो बर्छा था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। फिर से सुनिए, उसका अस्त्र देखिए तो क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय था। फिर से देखिए तो तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय था। उसका अस्त्र जो था वो बर्छा था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण जो है वो संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जो है वो जताया गया है। फिर से सुनिए, तो संगम काल में जो है संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनुकू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुकू। अब मेरा जो लास्ट टॉपिक है हम लोगों का वो गुप्त साम्राज्य है, जिसको भी हम लोग फटाफट कर ही लेते हैं, थोड़ा सा जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए देखिए फटाफट। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। फिर से सुनिए, तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3वीं शताब्दी के अंत में होती है प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे, और बताया जाता है कि गुप्त लोग जो है कुषाणों के संभवतः सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी तक हुआ, और दूसरा जो कह सकते हैं राजा वो क्या था, घटोत्कच था। फिर आगे देखिए, तो गुप्त वंश का प्रथम महान, अगर देखें सम्राट, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका कार्यकाल 320 ईस्वी में यह गद्दी पर जो है वो बैठता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है और इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, और गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसके लिए, आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने के कारण जो है इसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने अश्वमेध यज्ञ कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। और उसके द्वारा धारण किए गए उपाधि कौन कौन से थे, अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत। इसे क्या कहा जाता है, इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु का, भगवान विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख की रचना की है। जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जो है वो रचना की है। आगे देखिए नोट सेक्शन है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है।
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के जो है शकों के विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इसने 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों का विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी, जो हमने पीछे पढ़ा था। शाव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकपि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। शाव जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। आगे देखिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधिप विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था। क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है सांधिप विग्रहिक सचिव वीरसेन था, जो क्या था? शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त होता है, जिसका शासनकाल अगर देखें तो 415 ईसा पूर्व से 454 ईसा पूर्व तक 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक हुआ। आगे देखिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिसका शासनकाल आप देखें तो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। और स्कंदगुप्त ने भी जो है वो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करता है। स्कंदगुप्त ने जो है पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया, और इसने जो है पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया, और हुनों का जो आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही शुरू होता है। अंतिम गुप्त शासक जो है कौन बनता है? विष्णुगुप्त बनता है। अंतिम गुप्त शासक कौन बनता है? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी वो कौन थी? देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, और देश के शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक को जो है उपरिक कहलाते थे। तो देश जो थी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक गोपना कहलाते थे, और दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके प्रशासक जो है वो उपरिक कहलाते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया जो था वो क्या कहलाता था? ग्रामिक। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। तो ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को पेठ कहा जाता है, और ग्राम समूहों की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। और गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में जो है भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। भूराजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग तक हुआ करता था, और भूराजस्व का जो रेट था उसमें क्या था? 1/4 भाग से जो 1/6 भाग तक। गुप्त काल में बलात् श्रम जो है वो राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। बलात् श्रम जो था वो आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था, और इसको जनता द्वारा दिया जाने वाला एक तरह से कर भी माना जाता था। जो कर नहीं कर सकता था वो बलात् श्रम करके अपने कर को, ऋण को चुकाता होगा। आर्थिक उपयोगिताओं के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। तो भूमि का जो प्रकार था उसको हम लोग देख लें, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन कर सकते हैं। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी शील भूमि। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी अपरहत। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? रहट या घंटी यंत्र का। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, और श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था।
गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन जो था गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, और गुप्त राजाओं ने जो है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। सबसे अधिक जो चांदी के सिक्के हैं वो गुजरात के बाद गुप्त राजाओं के द्वारा ही जो है वो क्या किए गए, जारी किए गए, और इसको जो केवल स्थानीय लेन देन में इसका चलन था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर अगर देखें तो विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भुमरा नागौदा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नैना कुठरा मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये सारे तो जो कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे गुप्त काल के। आगे देखिए तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। किसका? कायस्थों का जो है सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है, और जाति के रूप में जो है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस खाते थे, चढ़ाते थे। फिर से सुनिए, तो विंध्य जंगल में शबर जाति के जो लोग थे अपने देवताओं को मनुष्य का जो था वो मांस चढ़ाते थे। आगे देखिए तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के आर्यन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। पहली बार जो है किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के आर्यन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज का मृत्यु पर जो है भोजराज की मृत्यु होती है तो उस पर जो है उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था, और गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इसे उन्होंने राजधर्म बनाया था। आगे देखिए तो विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था, और विष्णु भगवान के जो वाहन गरुड़ हैं वो गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, और गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। 29 गुफाएं टोटल अजंता में थी, जिसमें से वर्तमान में 6 ही शेष बचे हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 जो है गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। आगे देखिए तो गुफा संख्या 17 में जो है 17 के चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्तकाल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। गुप्तकाल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। आगे देखिए तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। गुप्त काल में जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए थे। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स। आगे देखिए तो ब्राह्महिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जाक, लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त जो थे वो इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना पहले ही कर दी गई थी। गुप्त काल में
गुप्त काल में जो है पलकान ने पशु चिकित्सा पर हसत्यायु आयुर्वेद लिखा है। फिर से सुनिए, गुप्त काल में पलकान ने जो है पशु चिकित्सा पर हसत्यायुर्वेद लिखा है। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। पुराणों की जो वर्तमान रूप में रचना है गुप्त काल में ही हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। फिर से सुनिए, संस्कृत जो है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियां की रचना गुप्त काल में ही हुई है। आगे है, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों में को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौनागारी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। आगे देखिए तो देवचंद्रगुप्तम विशाखदत्त की संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारियों को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। आगे देखिए तो कालिदास की कृति जो है अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना भगवत गीता है। भगवत गीता जो है प्रथम रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। और दूसरा जो ग्रंथ है वो कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास की कृति है, जिसका जो है अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कुछ नोट सेक्शन है, उसको देखिए। तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और नगरों का जो क्रमिक पतन था वो गुप्त काल की क्या थी? महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज गुप्त काल तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो है मुझे लगता है एक अगर लंबी वीडियो आई तो एक ही वीडियो में जो है वो गुप्त ये एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करवा दी जाएगी। नहीं तो छोटे छोटे वीडियोज़ में जो है 2 ही वीडियो आएंगे और उसमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री को जल्द ही कंप्लीट करवा दी जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग जल्द ही मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। और इस बीच जो है फ्रेंड्स जो है एस.के. झा की सामान्य विज्ञान की बुक भी जो है वो पैरेलली दोनों बुक को हमारे चैनल पे चलाया जा रहा है, तो ज़रूर उसको भी ज्वाइन करें। काफ़ी यूज़फुल वो बुक कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उस बुक को पढ़ने के बाद आप खुद जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि उस बुक का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लेवल का कह सकते हैं कि है। तो सच में उसको पढ़ने के बाद आप जो है साइंस के एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ऐसी संभावना है। अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं किसी भी एग्जाम में जिसमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, आप अगर बिहार एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चंस जो हैं उसके आपको 20 तो कर ले जाओगे। अगर उस बुक की सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बेशक आप 20 जो है वो उस बुक से कर ले जाओगे। तो इससे और अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। लंबी वीडियोज हो गई है, तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं इम्प्रूवमेंट की कोशिश ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।